नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने जीएस क्लास में। तो बच्चे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था मराठा शक्ति। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि अब औरंगजेब ने क्या किया था बच्चे, कि आमेर के शासक जय सिंह को मराठा की शक्ति को या शिवाजी की शक्ति को कम करने के लिए भेजा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो आज हमें पढ़ना है शिवाजी एवं जय सिंह। यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिएगा, शिवाजी एवं जय सिंह, ये हमारा पॉइंट होगा और इसमें हम जय सिंह वाले सारे मुद्दों को बखूबी समझेंगे। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट भी है, तो हमें क्या पढ़ना है, शिवाजी एवं जय सिंह। क्लियर है? तो बच्चे अब जय सिंह जो है दक्षिण भारत की ओर आने लगे, किसके लिए? शिवाजी के दमन के लिए। तो बच्चे जय सिंह ने भी क्या किया कि सबसे पहले बीजापुर के सुल्तान से संधि की। क्लियर है? यहां से भी बच्चे केयर कीजिएगा कि जय सिंह ने बीजापुर से संधि की। क्लियर है? यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि जय सिंह ने क्या की थी, बीजापुर से संधि कर ली। क्यों? क्योंकि उसे मराठा शक्ति को या शिवाजी को क्या करना था, उसका दमन करना था। क्लियर है? तो हमने देखा कि बीजापुर से आते ही इसने क्या की, संधि की एवं, यहाँ एक बात याद रखिएगा बच्चे, संधि की एवं पुरंदर के किले को जीतना चाहा। यानी शिवाजी के पास जो पुरंदर का किला था, याद रखिएगा, एवं पुरंदर के किले को जीतना चाहा, किले को जीतना चाहा। यहाँ आपको ये बात याद रखना है बच्चे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जय सिंह आया और उसने बीजापुर से क्या की, संधि की, और उसके बाद मराठों के नियंत्रण में यानी शिवाजी के नियंत्रण में जो पुरंदर का किला था, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था पुरंदर के भी बारे में, तो पुरंदर के किले को जीतना चाहा। अब यहाँ शिवाजी भी इस बात को जानते थे कि जय सिंह भी अपने आप में क्या है, मजबूत है, और खुद औरंगजेब ने भेजा है। तो यहाँ पर क्या किया बच्चे, शिवाजी ने जय सिंह से संधि की। क्लियर है? सभी बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे कि शिवाजी ने क्या कर लिया, शिवाजी ने जय सिंह से संधि की, जय सिंह से संधि की। स्पष्ट है? अब शिवाजी ने भी दिमाग लगाया और उन्होंने क्या कर लिया कि जय सिंह से संधि कर ली। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे कि शिवाजी ने क्या किया, जय सिंह से संधि की। और बच्चे ये जो संधि की थी, क्लियर है, इसे 1665 का, क्लियर है बच्चे, पुरंदर की संधि कहा गया। इसे 1665 का पुरंदर की संधि कहा गया, पुरंदर की संधि कहा गया। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि शिवाजी और जय सिंह के बीच क्या हुआ बच्चे, 1615 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 ईस्वी में, किसमें बच्चे, 1665 ईस्वी में क्या हुआ, पुरंदर की संधि हुई। अब जरा देखते हैं कि इस संधि में क्या बातें थी। देखिए बच्चे, इस संधि में क्या बातें थी, तो याद रखिएगा कि शिवाजी ने 35 किलो में से, यानी शिवाजी के पास कितने किले थे बच्चे, 35 किलो है। तो शिवाजी ने 35 किलो में से 23 किले, कितने बच्चे, 23 किले, क्लियर है, 23 किले। और याद रखिएगा ये जो 23 किले थे इनका राजस्व उच्च था, इस बात को भी याद रखिएगा। तो शिवाजी ने 35 किलो में से 23 किले जय सिंह को दिए, जय सिंह को दिए। क्लियर है? ये पुरंदर की संधि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चों को याद रखना है कि शिवाजी के पास 35 किले थे बच्चे, और शिवाजी ने अपने 35 किलो में जो 23 किले थे, यहाँ क्या कीजिएगा, ये जो 23 किले थे बच्चे, इन 23 किलो में राजस्व बहुत उच्च आता था। ठीक है? तो उच्च राजस्व के किले किसे सौंप दिया शिवाजी ने, जय सिंह को सौंप दिया। अच्छा, अब जय सिंह को सौंपा तो कितने किले बच गए, 12 किले। तो याद रखिएगा ये जो 12 किले थे इनका राजस्व कम था, और ये कम राजस्व वाले 12 किले किसके पास रह गए, शिवाजी के पास रह गए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद दूसरी बात शिवाजी ने ये कहा अपने पुत्र संभाजी को, याद रखिएगा बच्चे, शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। क्लियर है? दूसरा ये हुआ अपने पुत्र संभाजी को,
अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजेंगे, औरंगजेब के दरबार में भेजने को तैयार हुए। स्पष्ट है? तो हमें याद रखना है कि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि हुई। इस संधि में क्या हुआ बच्चे? इस संधि में ये हुआ कि शिवाजी के पास जो 35 किले थे उसमें 23 किले जो उच्च राजस्व के थे जयसिंह को दिया, और उसके बाद बच्चे अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजने को क्या हो गए? ये तैयार हो गए, उन्होंने इस बात को मान ली। तो बच्चे इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को फरमान और खिलअत दी। क्या दिया बच्चे? फरमान और खिलअत। याद रखिएगा, फरमान और खिलअत शासकीय चिन्ह होते थे। स्पष्ट है? चलिए पहले आप यहां तक समझ में आ गए। अब हमें देखना है कि इसके बदले औरंगजेब ने फिर शिवाजी को क्या दिया। पहले मैं इसे मिटा देता हूं, सारी चीजें क्लियर है आपकी? ओके। यहां क्या कीजिएगा बच्चे, औरंगजेब ने शिवाजी को सभी बच्चे याद रखिएगा, भूलिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फरमान एवं खिलहत दी। पूरी बात समझ में आ गई? यानी पुरंदर की संधि में जब शिवाजी ने सारी बातें मानी तो औरंगजेब ने शिवाजी को फरमान और खिलहत दी, यानी राजकीय चिन्ह दिए, शासकीय चिन्ह दिए। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा, अब क्या हुआ बच्चे, इसके बाद जो शिवाजी थे वो औरंगजेब से मिलने को तैयार हो गए। पूरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर कहानी ये हुई कि इन संधि के बाद शिवाजी इस बात के लिए भी तैयार हो गए कि वो औरंगजेब से मिलेंगे। स्पष्ट है? तो देखिए, अब शिवाजी जब औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए तो शिवाजी अपने पुत्र के साथ, अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब के आगरा दरबार में गए। क्लियर है? यहाँ सभी लोग क्लियर कीजिएगा। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ, अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए, औरंगजेब संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए आगरे के दरबार में पहुंचे। कहा बच्चे? आगरा के दरबार में पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आगरा के दरबार में पहुंचे क्योंकि शिवाजी औरंगजेब से मिलने की बात पर भी क्या थे? राजी हो गए थे। और शिवाजी अपने पुत्र के साथ, ठीक है, अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए कहां पहुंच गए बच्चे? आगरा के दरबार में जाकर मिलने के लिए पहुंच गए। स्पष्ट है? और जब मिलने के लिए पहुंचे थे, ये वर्ष 1666 था। 1666 में तो हमने देखा कि 1666 में शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए चले गए। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चे क्या हुआ कि इस दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, शिवाजी की अनदेखी की। इससे कहीं ना कहीं शिवाजी को खुद में अपमानित भरा उन्होंने महसूस किया। उन्हें ऐसा लगा कि औरंगजेब ने उन्हें अपमानित किया है। तो याद रखिएगा कि भरे दरबार में, क्लियर है बच्चे? दरबार में शिवाजी ने क्या किया बच्चे? औरंगजेब को विश्वासघाती कहा। क्या कहा बच्चे? विश्वासघाती कहा। इस बात को याद रखना है। क्लियर है? विश्वासघाती कहा, यानी अपने अपमान से क्रोधित होकर शिवाजी ने औरंगजेब को क्या कह दिया? विश्वासघाती भरे दरबार में, क्योंकि शिवाजी ने खुद को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस किया था। क्लियर है? अब दरबार में शिवाजी ने औरंगजेब को क्या कह दिया बच्चे? विश्वासघाती कह दिया। क्लियर है? अब क्या किया औरंगजेब ने? दोनों पिता और पुत्र को कैद कर दिया। पूरी बात समझ में आ गई?
याद रखेंगे कि दोनों को यानी पिता और पुत्र को दोनों को जयपुर भवन में कैद कर दिया गया। औरंगजेब ने क्या किया बच्चे? जयपुर भवन में कैद कर दिया, कैद कर दिया। सिंपल सी बात है, याद रखना है कि शिवाजी ने औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, तो फिर औरंगजेब ने गुस्से में पिता और पुत्र दोनों को क्या किया बच्चे? जयपुर भवन में कैद कर दिया। देख सकते हैं बोर्ड पर। अब क्या हुआ कि दोनों पिता पुत्र तो जयपुर भवन में कैद हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि शिवाजी इस कैद से भागना भी चाहते थे। क्लियर है? तो हमने याद रखना है कि शिवाजी अपने पुत्र के साथ कैद से भाग निकले। क्लियर है बच्चे? कैद से भाग निकले, आपको इस बात को याद रखना है। भाग निकले और रायगढ़ पहुंच गए। कहां पहुंच गए बच्चे? रायगढ़ पहुंचे। क्लियर है? तो देखिए, जयपुर भवन में कैद किया औरंगजेब ने, तो पिता पुत्र दोनों शिवाजी और संभाजी दोनों एक साथ मिलकर बच्चे वहां से भाग निकले और भागकर ये दोबारा कहां पहुंच गए? रायगढ़ पहुंच गए। क्लियर है बच्चे? अब रायगढ़ पहुंचने के बाद शिवाजी ने क्या किया? औरंगजेब को पत्र लिखा और पत्र में क्या मांगी बच्चे? माफी मांगी। स्पष्ट है? याद रखना है कि शिवाजी ने औरंगजेब को पत्र लिखकर माफी मांगी। औरंगजेब को पत्र लिखकर माफी मांग ली। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा कि शिवाजी ने क्या किया बच्चे? औरंगजेब को पत्र लिखा, लेटर लिखा, और पत्र लिखकर इन्होंने कहा कि अगर आप मुझे माफ कर देते हैं तो मैं दोबारा अपने पुत्र संभाजी को आपके दरबार में भेज दूंगा। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि शिवाजी कैद से भागकर दोबारा रायगढ़ पहुंचे। फिर रायगढ़ पहुंचकर शिवाजी ने औरंगजेब को पत्र लिखा और पत्र में कहा कि अगर औरंगजेब हमें आप माफ कर देते हैं तो हम दोबारा अपने पुत्र संभाजी को आपके दरबार में भेज देंगे। क्लियर है? तो बच्चे औरंगजेब ने क्या किया? फिर माफ कर दिया। यहाँ इस बात को याद रखिएगा कि औरंगजेब ने शिवाजी को माफ किया। स्पष्ट है? यहाँ देखिए सभी बच्चे, याद रखना है कि औरंगजेब ने माफ कर दिया। औरंगजेब ने माफ कर दिया एवं, यहां बच्चे याद रखिएगा, एवं शिवाजी को राजा की उपाधि दी। एवं शिवाजी को क्या दी बच्चे? राजा की उपाधि दी। तो सभी लोग याद रखिएगा कि औरंगजेब ने माफ किया और शिवाजी को किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी। तो बच्चे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आप क्या कहेंगे? औरंगजेब ने। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा किसी औरंगजेब ने क्या किया था कि शिवाजी को राजा की उपाधि दी। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए मैं मिटाऊं इसे, यहाँ तक एकदम क्लियर है? देख सकते हैं बच्चे बखूबी सारा क्लास नोट से हम अपना नोट्स बना लेंगे बच्चे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको बेस्ट क्लास नोट्स और बेस्ट कॉन्सेप्ट का वादा है मेरा। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूं इसे। ओके, अब देख सकते हैं बच्चे कि कहानी क्या हुई कि अब इसी औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दे दी, क्योंकि औरंगजेब भी इस बात को समझता था कि कहीं ना कहीं शिवाजी की भी स्थिति क्या है? दक्षिण में बहुत ही मजबूत है। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे कि 1670 में शिवाजी ने, ठीक है, यहां याद रखना है 1670 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन किया। देख सकते हैं शिवाजी की हिम्मत और ताकत बढ़ रही थी बच्चे, और शिवाजी ने क्या किया? 1670 में जो पुरंदर की संधि उन्होंने की थी, उस संधि का शिवाजी ने क्या किया बच्चे? उल्लंघन किया। तो हमें इस बात को याद रखना है कि 1670 में शिवाजी ने पुरंदर की संधि का क्या किया? विरोध कर दिया, उल्लंघन किया बच्चे। और याद रखिए जो 23 किले दिए थे, याद रखना है कितने किले दिए थे? 23 किलो में अधिकांश को जीत लिया। 23 किलो में जो किले दे रखे थे बच्चे, तो 23 किलो में अधिकांश किलों को जीत लिया। अधिकांश किलों को जीत लिया। क्लियर है यहां तक?
तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन किया और जो 23 किले दे रखे थे बच्चे, उन 23 किलों में अधिकांश किलों को शिवाजी ने जीत लिया। यानी उच्च राजस्व के किले को क्या किया बच्चे, शिवाजी ने जीतना स्वीकार करना शुरू कर दिया बच्चे। और याद रखिएगा यहीं पर तानाजी मालसुरे नाम था उनका, तानाजी मालसुरे ने, तानाजी मालसुरे ने कोंडाना का किला जीता, कोंडाना का किला जीता। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखना है आपको कि जब पुरंदर की संधि का उल्लंघन करने के बाद शिवाजी 23 किले जो उन्होंने दे रखे थे, अधिकांश किलों को जीतना शुरू किया, तो उसी में तानाजी मालसुरे ने बच्चे क्या किया कि कोंडाना नाम के किले को जीता। और याद रखिएगा इसी कोंडाना नाम का जो किला था बच्चे, इसी का नाम शिवाजी ने क्या रखा था, सिंहगढ़ रखा था। क्लियर है? याद रखिएगा कि शिवाजी ने इस किले का नाम, शिवाजी ने इस किले का मतलब कोंडाना किले का नाम सिंहगढ़ रखा। क्या रखा बच्चे? सिंहगढ़ रखा। याद रखिएगा बच्चे, शेर और सिंह गर्व और वैभव का प्रतीक था, ये आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक था। क्लियर है? तो बच्चे हमें याद रखना है कि शिवाजी ने तानाजी मालसुरे के द्वारा जो कोंडाना किला जीता गया था, उस किले का क्या नाम रख दिया बच्चे, सिंहगढ़ उसका नाम रख दिया। स्पष्ट है? और ये काम कब हुआ था बच्चे, इसी 1670 में। याद रखिएगा कि कब रखा, तो हम वही कहेंगे 1670 ईस्वी की बात है। क्लियर है बच्चे? तो आप भूलिएगा नहीं कि कोंडाना किले का ही दूसरा क्या नाम था, सिंहगढ़ था। और ये सिंहगढ़ नाम किसने दिया था बच्चे, शिवाजी ने ये नाम दिया था। यहां तक समझ में आया? अच्छा, फिर एक चीज और हुई इसी 1670 में बच्चे, 1670 क्लियर है बच्चे? इस साल एक और काम हुआ, 1670 में ही शिवाजी ने सूरत को फिर लूटा, शिवाजी ने सूरत को लूटा। यानी एक तो पहले भी उन्होंने सूरत को लूट लिया था बच्चे, मैंने आपको बताया था। फिर याद रखिएगा कि 1670 में भी, क्लियर है बच्चे, शिवाजी ने क्या किया, सूरत को भी लूटा। तो जाहिर है कि औरंगजेब तो भड़केगा ही। अच्छा, अब क्या हुआ बच्चे, औरंगजेब ने महावत खां और बहादुर खां को फिर भेजा कि जाओ शिवाजी की शक्ति का दमन करो। यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा कि शिवाजी को दबाने के लिए औरंगजेब ने क्या किया, महावत खां और बहादुर खां को भेजा। तो जब महावत खां और बहादुर खां आया बच्चे, तो शिवाजी इतने शक्तिशाली और इतने मजबूत थे कि इन्होंने इन दोनों को भी क्या किया, पराजित कर दिया। यानी औरंगजेब जिसे भी भेजता था शिवाजी क्या कर देते थे, पराजित कर देते थे। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब का गुस्सा तो भड़केगा ही। फिर क्या हुआ बच्चे कि 1672 में पन्हाला दुर्ग को शिवाजी ने बीजापुर से छीन लिया। ये भी इंपॉर्टेंट था इनका पन्हाला दुर्ग। ठीक है? फिर याद रखना है कि 1672 में शिवाजी ने बीजापुर से, बच्चे याद रखिएगा, बीजापुर से पन्हाला दुर्ग छीन लिया। पन्हाला दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला होता है बच्चे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पन्हाला किला जीता। तो देख सकते हैं कि 1672 में शिवाजी ने क्या किया बच्चे कि बीजापुर से पन्हाला के किले को भी जीत लिया। पूरी बात समझ में आ गई? आप भूलेंगे नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि अब शिवाजी ने बच्चे 1672 में बीजापुर से पन्हाला किले को भी क्या कर लिया बच्चे, जीत लिया। क्लियर है? अच्छा चलिए, ये तो शिवाजी की संघर्ष यात्रा थी, किस तरह शिवाजी मराठा शक्ति को मजबूत कर रहे थे, हिंदुत्व को मजबूत कर रहे थे, हिंदू धर्मधारक की वो बात करते थे। ठीक है? और औरंगजेब के लिए मुश्किल बनते जा रहे थे, और औरंगजेब कहीं ना कहीं वो भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि शिवाजी की स्थिति मजबूत होती जा रही थी। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई? चलिए अब बच्चे, अब हमें शिवाजी के राज्याभिषेक की बात करनी है, क्योंकि अभी तक हमने शिवाजी के राज्याभिषेक की बात नहीं की थी। अब हम कहानी को शिवाजी के राज्याभिषेक की ओर ले चलेंगे। चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ सभी बच्चों ने बखूबी लिख लिया है। आप वीडियो पॉज करके भी पूरी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी क्लास नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी ना। चलिए अब हम शिवाजी के राज्याभिषेक की बात करते हैं। याद रखिएगा शिवाजी के राज्याभिषेक से भी बहुत प्रश्न आए, खासकर पीसीएस लेवल पे प्रश्न मिलते हैं बच्चे, और यूपीएससी तो खैर पूछती ही है। तो कहानी, कॉन्सेप्ट, फैक्ट,
हम अच्छे से मिलाकर चलेंगे। क्लियर है? चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे राज्याभिषेक। राज्याभिषेक क्लियर है ना? अब बच्चे याद रखिएगा, पहले शिवाजी के राज्याभिषेक की मैं बात कर दूं। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 में करवाया था। कब बच्चे? 1674 में। याद रखिएगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था बच्चे? 1674। क्लियर है? आपको याद रहेगा। तो शिवाजी ने क्या किया बच्चे? अपना राज्याभिषेक 1674 में कराया। देखिए इतने चीज होने के बाद काफी देर से 1674 में शिवाजी ने क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया। और बच्चे जिन्होंने उनका राज्याभिषेक किया था वो काशी के विद्वान थे जिनका नाम था श्री गंगा भट्ट। क्लियर है? तो याद रखिएगा राज्याभिषेक किसने किया था बच्चे? काशी के विद्वान, यहां पर सभी लोग याद रखिएगा, काशी के विद्वान श्री गंगा भट्ट। काशी के विद्वान, क्या नाम था उनका? श्री गंगा भट्ट। तो याद रखेंगे कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 में काशी के विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा करवाया था। ठीक है? उसके बाद बच्चे शिवाजी ने उपाधियां ली। ठीक है? जरा देखते हैं कि शिवाजी ने किस किस चीज की उपाधि ली। तो बच्चे याद रखिएगा यहीं पर शिवाजी ने छत्रपति, क्लियर है बच्चे? छत्रपति की उपाधि ली। ठीक? फिर उपाधि ली हिंदू धर्म उद्धारक, हिंदू धर्म उद्धारक। क्लियर है? याद रखेंगे शिवाजी की उपाधि थी, उन्होंने छत्रपति कहा और हिंदू धर्म उद्धारक। याद रखिएगा बच्चे हिंदू को हैंदो भी कहते थे। ठीक है? हैंदो धर्म उद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। तीसरी उपाधि उन्होंने क्या दी थी बच्चे? गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। क्लियर है? तो हमें इस बात को याद रखना है कि शिवाजी ने अपनी राज्याभिषेक के वक्त ये 3 उपाधियां ली थी। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखना है कि शिवाजी ने तो अपना राज्याभिषेक करवा लिया है बच्चे, किनके द्वारा? काशी के विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा करवाया बच्चे। और राज्याभिषेक करवाने के बाद इन्होंने छत्रपति, हिंदू धर्म उद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि ली। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद बच्चे शिवाजी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किया। याद रखिएगा इसके बाद शिवाजी ने क्या किया बच्चे? अपना अंतिम सैनिक अभियान। क्लियर है? याद रखिएगा शिवाजी ने जो अपना अंतिम सैनिक अभियान किया था बच्चे, वो किसके खिलाफ किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे कर्नाटक। अंतिम सैन्य अभियान किसके खिलाफ था बच्चे? कर्नाटक के खिलाफ था, जिसे कर्नाटक अभियान कहा गया। तो इस बात को नहीं भूलिएगा कि शिवाजी के ने राज्याभिषेक के बाद अपना अंतिम सैन्य अभियान किया बच्चे, अंतिम सैनिक अभियान किया। और उनका ये जो अंतिम सैनिक अभियान था ये किसके विरुद्ध था बच्चे? कर्नाटक के विरुद्ध था। क्लियर है? अच्छा, यहाँ केयर कीजिएगा, हैदराबाद के 2 लोग थे जिनका नाम था बच्चे, आपने सुना भी होगा, मदन्ना और अखन्ना। मदन्ना और अखन्ना। तो शिवाजी ने किसका सहयोग लिया था बच्चे? मदन्ना और अखन्ना। क्लियर है? यहां मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद के मदन्ना एवं अखन्ना के सहयोग से, मदन्ना एवं अखन्ना के सहयोग से, क्लियर है बच्चे? आप भूलेंगे नहीं किनका सहयोग लिया था शिवाजी ने? तो हैदराबाद के मदन्ना और अखन्ना। क्लियर है? तो हैदराबाद के मदन्ना और अखन्ना के सहयोग से शिवाजी ने, याद रखिएगा, बीजापुरी कर्नाटक पर आक्रमण किया। के सहयोग से शिवाजी ने क्या किया बच्चे? बीजापुरी कर्नाटक पर आक्रमण किया। बीजापुरी कर्नाटक पर आक्रमण किया। देख रहे हैं बच्चे? तो हमें याद रखना है कि अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक का अभियान था और हैदराबाद के मदन्ना और अखन्ना के सहयोग से शिवाजी ने बीजापुरी कर्नाटक, क्योंकि वो बीजापुर के संपर्क में था, तो याद रखिएगा कि बीजापुरी कर्नाटक पर इन्होंने क्या किया बच्चे? आक्रमण किया, अभियान किया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ बच्चे कि शिवाजी और कुतुब शाह, जो यहाँ पर का शासक था, कुतुब शाह में संधि होगी। आक्रमण किया,
किंतु इस बात को याद रखना है बच्चे, किंतु शिवाजी एवं कुतुब शाह के मध्य संधि हो गई। शिवाजी एवं शासक कौन थे? कुतुब शाह के मध्य संधि हुई। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे कि जब इन्होंने बीजापुरी कर्नाटक पर आक्रमण किया तो बच्चे, लेकिन शिवाजी और कुतुब शाह दोनों के मध्य क्या हो गई बच्चे? संधि हो गई। क्लियर है? और फिर बच्चे 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। क्लियर है? चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं। आप यहां तक समझ चुके हैं, तुम नहीं भूलिएगा अंतिम सैनिक अभियान कर्नाटक का अभियान था। क्लियर है बच्चे? मैं मिटाऊं इसे? ओके। अब यहाँ आपको ये याद रखना है, जैसे मैंने अभी आपको तारीख बता दिया था बच्चे, 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर है? यहाँ देखिए बच्चे, 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई। क्लियर है? और जब मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी बच्चे? 53 वर्ष, जो बहुत कम आयु थी उस समय के लिहाज से। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 14 अप्रैल 1680 को क्या हो गई? शिवाजी की मृत्यु हुई। यहां पूरी बात क्लियर हो गई आपको? 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? ठीक है बच्चे, अब हमें शिवाजी की शासन व्यवस्था को समझना है। याद रखिएगा शिवाजी से प्रश्न बहुत होते हैं और उनकी शासन व्यवस्था से कुछ टिपिकल प्रश्न बनते हैं। तो जैसा मैं समझा रहा हूं, जैसा बोर्ड पर लिखवा रहा हूं, उससे अच्छे से कवर कीजिए और क्वेश्चन बैंक खोलकर देखिए। ना बने तो मुझसे बताइए, ठीक है? कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में डालिए। और प्लीज बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए पूरी मेहनत करने को मैं तैयार हूं और करता रहूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं शिवाजी की शासन व्यवस्था। शिवाजी की, क्लियर है बच्चे? याद रखिए उनकी मृत्यु के बाद हमें शिवाजी की शासन व्यवस्था को समझना है। शिवाजी की शासन व्यवस्था, क्लियर है? ओके बच्चे, याद रखिएगा कि शिवाजी जो थे एक सैनिक के साथ साथ, एक योद्धा के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। क्लियर है? तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि जो शिवाजी थे बच्चे, वो एक कुशल प्रशासक भी थे। एक कुशल प्रशासक भी थे। और उन्होंने क्या किया था बच्चे? प्रशासन के लिए उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो दक्षिण के राज्य और मुगल प्रशासन से प्रभावित थी। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है बच्चे? कि इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको भूलना नहीं है कि शिवाजी एक कुशल प्रशासक भी थे और उनकी प्रशासनिक जो व्यवस्था थी बच्चे, वो दक्षिण के राज्यों एवं मुगल व्यवस्था से प्रभावित थी। एवं मुगल व्यवस्था से प्रभावित थी। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? तो याद रखना है, आप भूलेंगे नहीं कि शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बच्चे, वो एक कुशल प्रशासक तो थे ही और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था दक्षिण के राज्यों और मुगल व्यवस्था से क्या थी? प्रभावित थी। यानी शिवाजी ने दक्षिण के राज्य और मुगल के जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसका अनुकरण किया था, उसको फॉलो किया था, उसी से क्या थे? वो प्रभावित है। क्लियर है? अच्छा, अब शिवाजी ने बच्चे शासन के संपूर्ण अधिकार उनके हाथ में थे। इस बात को याद रखिएगा कि शासन के संपूर्ण अधिकार किसके हाथ में थे? शिवाजी के हाथ में थे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि शासन के संपूर्ण अधिकार उनके पास थे। क्लियर है? इसका मतलब है कि फाइनली उनकी जो प्रशासन की व्यवस्था थी बच्चे, शासन की व्यवस्था थी, उसके संपूर्ण अधिकार शिवाजी ने अपने पास रखा था। यानी उनकी शासन व्यवस्था मुगलों की तरह, या ये कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की तरह क्या थी बच्चे? केंद्रीकृत थी और उनके हाथ में ही केंद्रित थी। क्लियर है? अच्छा, फिर शासन में सहायता देने के लिए उन्होंने बच्चे
8, याद रखिएगा, शासन में सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी। क्लियर है? यहां सही बच्चे क्लियर कीजिएगा। शासन में सहायता के लिए, शासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। 8 मंत्रियों की क्या थी बच्चे? एक परिषद थी। इस बात को नहीं भूलिएगा कि शिवाजी ने शासन में सहायता के लिए, क्लियर है बच्चे, 8 मंत्रियों की क्या बनाई थी? एक परिषद बनाई थी बच्चे। क्लियर है? जिसे क्या कहा गया था? अष्टप्रधान कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ही क्या कहा गया था बच्चे? अष्टप्रधान कहते थे। स्पष्ट है बच्चे? तो हमें इस बात को याद रखना है कि शिवाजी ने शासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी और इस परिषद को क्या कहा गया था? अष्टप्रधान कहा गया था। क्लियर है? अच्छा बच्चे, अब हमें सोचना है कि ये जो मंत्री परिषद थे इनकी, क्या ये आजकल के या आम मंत्रियों के समान थे? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ये मंत्रियों के समान के तो नहीं थे। हाँ, ये जो मंत्री थे सचिव के रूप में होते थे। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि ये जितने मंत्री थे, क्लियर है बच्चे, ये किसके रूप में होते थे? सचिव के रूप में होते थे। इसका मतलब है इनकी हैसियत जो थी वो बच्चे किसके रूप में थी? सचिव के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं। ये कोई मंत्री वगैरह के रूप में नहीं होते थे, ये मंत्री नहीं, ये सचिव के रूप में होते थे बच्चे। और याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सलाहकार थे। याद रखना है, क्या थे बच्चे? ये मात्र सलाहकार थे। ये मात्र क्या थे बच्चे? सलाहकार थे। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखिए, न तो ये नीति का निर्माण करते थे और न ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। यानी शिवाजी ने जो अष्टप्रधान बनाया था, ये अष्टप्रधान मंत्रियों के समान नहीं थे बच्चे, जो नीति निर्माण कर सके या निर्णय ले सके। न तो इन्हें निर्णय लेने का अधिकार था और न नीति निर्माण का अधिकार था। ये सिर्फ सचिव के रूप में थे। और याद रखिएगा कि ये मात्र सलाहकार थे, क्योंकि शासन की संपूर्ण शक्ति किसके पास थी? शिवाजी के पास थी। और ये क्या था? एकीकृत था। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, याद रखना है बच्चे कि इसमें पेशवा का पद महत्वपूर्ण था। इसका मतलब है कि इनकी जो परिषद थी, यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा कि इन्होंने जो 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी, अष्टप्रधान बनाई थी बच्चे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इस अष्टप्रधान में जो पेशवा पद था, क्लियर है बच्चे? पेशवा पद, यही पेशवा पद जो था महत्वपूर्ण था एवं सम्मानजनक था। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, सिंपल सी बात है कि इसमें जो पेशवा का पद था वो महत्वपूर्ण था। पूरी बात समझ में आ गई? तो शिवाजी के अष्टप्रधान में जो पेशवा पद था, वही पद क्या था बच्चे? महत्वपूर्ण था। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि शिवाजी ने जो अष्टप्रधान बनाया था, जो 8 मंत्रियों की परिषद बनाई थी, उनमें सभी का काम क्या था? क्योंकि बच्चे कभी कभी काम देकर मैचिंग करने का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें सीखना है कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान में लोग थे, आखिर उन लोगों के क्या क्या कार्य थे। क्लियर है बच्चे? चलिए मैं मिटाऊं इसे। यहां तक आप सब कुछ बखूबी सीख चुके हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो बच्चे, शासन व्यवस्था में कौन सहायक थे? उनका क्या नाम था? मैंने अभी आपको बताया था, अष्टप्रधान। क्लियर है? चलिए अब जरा अष्टप्रधान को समझना शुरू करते हैं। तो इसमें बच्चे अष्टप्रधान में देखिए, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? पेशवा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो पेशवा का पद था बच्चे, वो सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित था। तो समझते हैं कि पेशवा का काम क्या था। याद रखिएगा, पेशवा का काम प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करना था। क्लियर है? याद रखिएगा बच्चे कि पेशवा का काम क्या था? पेशवा का काम था प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देख रेख। पूरी बात समझ में आ गई?
यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पेशवा क्या करता था, तो मराठा प्रशासन की और मराठा की जो अर्थव्यवस्था था बच्चे, उसी का क्या करता था, देख रेख करता था। इसलिए पेशवा पद जो था बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण था। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बच्चे हम अगले पद पर चलते हैं। अगला जो पद था बच्चे, उसका नाम था सर-ए-नौबत। सर-ए-नौबत। और सर-ए-नौबत का क्या काम था बच्चे? उसका कार्य था सेनापति का। क्लियर है? यानी सर-ए-नौबत सेना से संबंधित सारे कार्य की देखरेख करता था, वो सेनापति था सर-ए-नौबत। क्लियर है बच्चे? अगला है मजमुआदार या अमात्य। मजमुआदार या अमात्य। मजमुआदार या अमात्य। तो बच्चे याद रखिएगा कि मजमुआदार और अमात्य को क्या कार्य करना होता था। तो बच्चे ये क्या करते थे, राज्य का जो आय व्यय होता था उसी का लेखा जोखा बनाते थे। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, राज्य के आय और व्यय मतलब कमाई और खर्च का लेखा जोखा यही करते थे बच्चे, ऑडिट करते थे, आप ऐसे कहेंगे, उनके ये सीए थे। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना है आपको कि मजमुआदार और जो अमात्य था वो आय व्यय का लेखा जोखा करता था। क्लियर है? सर-ए-नौबत सेनापति, पेशवा जो था प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करते थे। क्लियर है बच्चे? अगला जो पद था वो था वाक्यानवीस। वाक्यानवीस। क्लियर है बच्चे? अब हमें समझना है कि वाक्यानवीस का क्या कार्य था। स्पष्ट है? चलिए तो बच्चे याद रखिएगा, जो वाक्यानवीस था वो एक तरह का सूचना, गुप्तचर और घरेलू मामलों को देखता था। याद रखिएगा, इनका क्या काम था? सूचना लेना देना। क्लियर है बच्चे? गुप्तचर का काम करवाना, स्पाई, जासूस। क्लियर है? गुप्तचर और घरेलू मामलों की देखभाल, घरेलू मामले। स्पष्ट है? तो आप भूलेंगे नहीं बच्चे कि जो वाक्यानवीस है उसका काम क्या था? सूचना पर बात करना, गुप्तचरों को देखना और घरेलू मामले की सारे जांच पड़ताल करना, उन चीजों को डील करना। क्लियर है? अगला है बच्चे शुरू-नवीस या चिटनिस। शुरू-नवीस या चिटनिस। शुरू-नवीस या हम इसी को कह सकते हैं चिटनिस। शुरू-नवीस या चिटनिस। देखिए वो कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आंसर तुरंत क्लास नोट से बन जाएगा। तो बच्चे हमें ये जानना है कि शुरू-नवीस या चिटनिस का क्या काम था। तो बच्चे याद रखिएगा, ये राजकीय पत्रों को पढ़ने का कार्य करते थे, या जो राज्य में जो लेटर लिखी जाती थी बच्चे, राजकीय पत्र और संदेश, उसको पढ़ते थे। क्लियर है? राजकीय पत्र को पढ़ना, या कहीं से कोई पत्र आया तो ये दरबार में पढ़ते थे। तो भूलिएगा नहीं कि शुरू-नवीस या चिटनिस का क्या काम था बच्चे? राजकीय पत्र को पढ़ना। ये तमाम तरह के राजकीय पत्र को पढ़ते थे। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखना है बच्चे, वाक्यानवीस और शुरू-नवीस के बाद जो हमारा अगला है बच्चे, उसे कहा गया था दबीर या सुमंत। क्या कहा गया था बच्चे? दबीर। दबीर या सुमंत। स्पष्ट है? अब हमें यह समझना है कि दबीर या सुमंत के कार्य क्या थे। तो बच्चे ये विदेश मंत्री थे, विदेशी चीजों को ये देखभाल करते थे। तो दबीर या सुमंत को क्या कहा गया बच्चे? विदेश मंत्री। यानी वैदेशिक जितने भी मामले होते थे वो दबीर या सुमंत देखते थे, जिन्हें हम क्या कहेंगे बच्चे? दबीर या सुमंत क्या थे? विदेश मंत्री थे। यहां तक क्लियर है? अच्छा बच्चे, जो अगला पद है, सभी लोग याद रखिएगा कि हम अगले पद की ओर जा रहे हैं, जिसे हम कहते थे सदर या पंडित राव। क्या कहते थे बच्चे? सदर या पंडित राव। सदर या पंडित राव। अब बच्चे सोचना है कि सदर या पंडित राव का काम क्या था। बच्चे ये धार्मिक कार्य करते थे, दंड देते थे, दान देखते थे और प्रजा का आचरण पर ध्यान देते थे। स्पष्ट है? इस बात को याद रखिएगा कि धार्मिक कार्य करते थे और कोई धर्म के खिलाफ कार्य करता था उसे दंड भी देते थे, दान धर्म की बात करते थे बच्चे, और प्रजा के आचरण को भी देखते थे। स्पष्ट है? तो सदर या पंडित राव का काम याद रखिए, सारे धार्मिक कार्य की देखरेख करना, अगर कोई धर्म के खिलाफ काम करता था तो उसे दंड देना,
जितने दान दक्षिणा आ रहे हैं उस पर भी कवर करना, और प्रजा के आचरण को देखना कि प्रजा किसी तरीके का कोई मिसबिहेव न करे, ऐसा आचरण करे। स्पष्ट है? अच्छा बच्चे, अगला है न्यायाधीश। अगला क्या है? न्यायाधीश। अब न्यायाधीश का काम करना था बच्चे, इनका काम था मुकदमों को सुनना, मुकदमों को सुनना। क्लियर है बच्चे? ये न्यायाधीश की तरह हो गए, जस्टिस की तरह हो गए। ये मुकदमों को क्या करते थे बच्चे? सुनते थे और उसके बाद निर्णय करते थे। इन्हें निर्णय का अधिकार था, मुकदमों को सुनना और उस पर निर्णय करना, न्याय देना, ये क्या था? इनका काम था। इस बात को नहीं भूलिएगा। तो न्यायाधीश का क्या काम था बच्चे? मुकदमों को सुनना और फिर क्या करना? मुकदमों को सुन करके निर्णय देना। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है? तो बच्चे देखिएगा, यही अष्ट प्रधान है, देख सकते हैं, पेशवा, सरे नौबत, मजमुआदार या अमात्य, वाक्यानवी, सुरनवीस या चिटनीस, दबीर या सुमन, सदर, पंडित राव, न्यायाधीश। क्लियर है? अच्छा, ये मैंने आठों के बारे में आपको बता दिया। और सभी बच्चे एक बात याद रखिएगा, इसमें जो दो लोग थे, पंडित राव और न्यायाधीश, ये सैनिक कार्य नहीं करते थे। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि पंडित राव और न्यायाधीश को सैनिक कार्य नहीं करना था। सैनिक कार्य, स्पष्ट है बच्चे? सैनिक कार्य नहीं करते थे। क्लियर है? तो आपको इस बात को पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चे कि अधिकार ये मिला था, ठीक है, कि जो सदर और न्यायाधीश होंगे बच्चे, वो सैनिक कार्य नहीं करेंगे। स्पष्ट है? और बाकी के ये जो सभी लोग थे बच्चे, ये सभी क्या करते थे? सैनिक कार्य में भाग लेते थे। स्पष्ट है बच्चे? सैन्य कार्य करना था, इस बात को भूलेंगे नहीं बच्चे। स्पष्ट है? तो हमने देखा कि सदर और पंडित राव को, क्लियर है बच्चे, सैनिक कार्य नहीं करना है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्हें क्या करना है? सैनिक कार्य करना है। स्पष्ट है? क्योंकि बच्चे सैनिक कार्य भी तो किसी को करना होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चे कि शिवाजी के शासन व्यवस्था और अष्टप्रधान की सारी खूबियों को, कौन क्या थे, किन्हें क्या करना था, सारी जानकारी हमने ले ली। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव, आप सबों का धन्यवाद है बच्चे। थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़िए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।